यदि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में ग्रुप डी एवं एनटीपीसी का है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन विगत कुछ महीनों या विगत वर्षों में जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उन्हीं से या उन्हीं का क्वेश्चन हमने एक जगह संग्रह किया है और उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु दलबे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं दलबे क्लासेस में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना वक्त तुम्हारे क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, भारत के जो कुछ क्षेत्र है वहां पर जो है वो वर्षा काफी अधिक होता है, ठीक है ना। तो वर्षा अधिक होने के कारण ही वहां पर क्या होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र की बात करें तो यहां से देखिए, ये हो गया आपको कौन सी, पश्चिमी घाट। ये थोड़ा सा यहां से जो देख रहे हैं ये पूर्वी घाट, ठीक है ना। ये क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है ना। तो बात यदि करें हम उस कटिबंधीय क्षेत्र सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का, यहाँ जो ग्रीन जो दिखा रहा है कलर जो है ग्रीन रंग का जो है ये दिखा रहा है सदाबहार, मतलब उस कटिबंधीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा पूर्वोत्तर भारत, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है ना। और ये जो एरिया है ये अंडमान निकोबार का कुछ एरिया जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पंजाब तो नहीं होगा, सुंदरवन ये नहीं होगा, पश्चिमी घाट इसका क्या है, राइट आंसर है। कोई बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्टेट है जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। याद रखिएगा ये यहाँ का ये जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा 14 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कहाँ पे, गुजरात में है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को ये जो स्टैच्यू है ये समर्पित है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रखिएगा किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और इसी का प्रतिमा कहाँ पे, तो कहाँ पे, गुजरात में। इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी बात करें ऊंचाई का 182 मीटर, कितना है, 182 मीटर है। वही बात करें फीट में, क्या रखिएगा दोनों क्वेश्चन आता है, मीटर में भी और फीट में। तो मीटर में बात करेंगे तो 182 मीटर और फीट में बात करेंगे तो 597 मीटर, ठीक है ना। चलिए साथ ही कहाँ पे, तो नर्मदा नदी के तट पे साधु बेट द्वीप जो है काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट याद रखिएगा। कहाँ पे, नर्मदा नदी की साधु बेट द्वीप पर जो है ये प्रतिमा स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य बिंदु क्या था। 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 का बात करें तो इसके तहत मतदान की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है, ताकि क्या हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक हो। ये इसका राइट आंसर है, मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। और ये जो है संवैधानिक संशोधन, इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में हम लोग इसका जो सेपरेट वीडियो होगा इसमें जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस चैनल पे जो है आपको 2 तरह का वीडियो अभी अवेलेबल है, वहां मिल जाएगा। पहला जो वीडियो है उसका नाम रखे 50 मिनट शो। दूसरा है ड्रोन शॉट, ठीक है ना। तो ड्रोन शो या शॉर्ट या 15 मिनट शो, ठीक है ना। ये दोनों शो जो है, ड्रोन शो और 15 मिनट शो, 15 मिनट शो में जो है हम लोग करेंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक को हम कवर करते हैं। साथ ही ड्रोन शो में जो है या ड्रोन शॉट में जो है हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम इसमें कवर करते हैं। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और ये आज से स्टार्ट किए
40 से 45 PY की क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ, ठीक ना। ये 3 वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संगम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। संगम शब्द जो है ये तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा है। क्या है? तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा है जिसका अर्थ ही होता है, इसका संगम का अर्थ होता है कौन सी? संघ या मिलन। जहां विद्वान या जहां 5 से 10 आदमी मिलेंगे तो वहां क्या होगा? मिलन होगा और वो क्या हो? संघ कहलाएगा, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था कि साहित्य का संकलन करना और उसका विकास करना, ठीक है ना। और इसी संगम के द्वारा या संघ के द्वारा तमिल साहित्य का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण साहित्य कौन था? संगम साहित्य। संगम साहित्य जो है ये सबसे पुराना और महत्वपूर्ण तमिल साहित्य, ठीक है ना। और इसका संरक्षण बात करें हम, तमिल साहित्य का संरक्षण जो है सबसे अधिक पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था। ये सभी पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, संगम का क्या होता है? संज्ञा मिलन। और इसका कार्य क्या होता है? तो साहित्य का संकलन करना और उसका विकास करना, ठीक है ना। और सबसे पुराना और महत्वपूर्ण तमिल साहित्य कौन है? संगम साहित्य, ठीक है ना। और संगम साहित्य का संरक्षण कौन किया था? पांड्य शासक के द्वारा काफी हद तक जो है इसका संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं WTO जो है ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार का ये समर्थन करता है। इसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रों के बीच, मतलब कि विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच जो है व्यापार जो है क्या हो? सुचारू रूप से और आसान तरीके हो, ठीक है। इसकी स्थापना बात करें, WTO का स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। और इसके वर्तमान की बात करें तो वर्तमान इसका महानिदेशक कौन है? तो नगोची ओकांजो-इवेला। और ये साउथ अफ्रीका का पहली महिला है जो किसका? WTO का ये महानिदेशक बना है। चलिए क्या इसका राइट आंसर होगा? WTO। ये जो संगठन है WHO, यूनेस्को, IMF, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दी है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन नाम से है, उसका जो लिंक है आपको ऊपर कोना में जो है वहां मिल जाएगा आइकॉन में, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उसे जरूर देखिएगा। बस 15 मिनट में आपको जो है पूरे जितना भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसको आप कवर कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को कहा जाता है। डेस्कटॉप का जो सरफेस होगा, जो ऊपरी फेस होगा, उसे कहते हैं कौन सी? वॉलपेपर। क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। एक क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की बात करें तो कौन किया? उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड ने किया। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हुआ। ये पॉइंट दो याद रखिएगा। चलिए, और इसका भी एक सेपरेट वीडियो आपको हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सामग्री की गति के संदर्भ में यदि चट्टान का अपक्षय नहीं होता, यदि चट्टान का अपक्षय नहीं होगा क्या होगा? मृदा, मतलब मिट्टी का भी विकास नहीं होगा, मतलब कि मिट्टी का निर्माण ही नहीं होगा। अपर्दन जो है, अपर्दन क्या होगी? वो रुक जाएगी। और पृथ्वी की सरफेस, मतलब जब चूंकि जानते हैं कि पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो किससे बनता है? तो चट्टान के अपर्दन या अपक्षय से बनता है, अपक्षय से ही बनता है, ठीक है ना। तो चट्टान के अपक्षय यदि रुक जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा? मिट्टी नहीं बनेगा, मिट्टी का निर्माण नहीं बनेगा, पृथ्वी का सरफेस रुक जाएगा और अपर्दन क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है ना। साथ ही खनिज संसाधन जो है ये दुर्लभ हो जाएंगे। तो इसका बात करें आंसर का क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी की सामग्री की गति के संदर्भ में चट्टान का अपक्षय नहीं होता है तो अपर्दन क्या होगा? वो अपर्दन नगण्य हो जाएगा। अपर्दन क्या होगा? नगण्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में धन शोधन रोकने का लक्ष्य रखता है? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMLA। और ये अधिनियम, मतलब इस अधिनियम के तहत जो है क्या वो धन शोधन को, धन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का इसका क्या होता है? लक्ष्य होता है। क्या होगा ये? PMLA।
इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1879 में पहली बार इस्तेमाल किए गए किस मिठास लाने वाले पदार्थ को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए एफडीए ने मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए 1879 में जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था, कौन सा, उसका नाम है कौन सी, सैकरीन। क्या नाम है, सैकरीन। इस सैकरीन ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, मीठा में बात करें तो ये चीनी से जो है 300 से 700 गुना अधिक ये मीठा होता है। और इसमें कैलोरी, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सैकरीन में जो है कैलोरी क्या होता है, ये जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और उदारवादी संघर्ष, ये जो घटना है, ये घटना 1907 में इसे कहते हैं सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता, कांग्रेस जो है, कांग्रेस दो गुट में बट गया। एक था चरमपंथी, दूसरा क्या था, उदारवादी। चरमपंथी के जो नेता थे कौन थे, तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और उदारवादी के जो प्रमुख नेता थे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका अलग विचारधारा था और इसका क्या था, अलग विचारधारा था। ये बात करें चरमपंथी का, तो चरमपंथी जो नेता थे उसका विचार था कि हमें कोई भी काम हो, ठीक ना, कोई भी सुधार करना हो, कोई भी संघर्ष करना हो, तो वो हम उग्र तरीके से और प्रत्यक्ष कार्रवाई के समर्थन के साथ हम करेंगे। वहीं बात करें उदारवादी नेता का कहा था कि हम जो है ब्रिटिश सरकार से बातचीत करके हम उस समस्या का हल निकालेंगे। ठीक ना, इसे कहते हैं कौन चीज, सूरत विभाजन 1907। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 1947-91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा। तो 1947-91 की बात करें, इसके दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन बात करें, इसमें है कि भारी उद्योग में क्या हो, प्रभावशाली। मतलब कि सरकार ने विदेशी निर्भरता को कम करने और अधिक विकास की नींव रखने के लिए भारी उद्योगों जैसे इस्पात, ऊर्जा, रेलवे और रक्षा में क्या हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना, क्या होगी, तो भारी उद्योगों में प्रभावशाली, इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आने वाले मोरक्को यात्री कौन थे, इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह विधि जिसमें पैकेजों मतलब पार्सल का स्थानांतरित करने के लिए शाही घोड़ों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो शाही मतलब कि डाक का एक तरीका, पत्राचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो साधन था, कुछ था, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। और इस घोड़ा कहा गया उल्लुक। क्या गया, उल्लुक। तो इसकी बात करें, इसका क्या कहाँ था, तो हर एक 4 मील पे जो है, हर एक 4 मील में क्या रहता था, घोड़ा। ठीक है, यहाँ से ये पत्र लिया और ये 4 मील तक ये दौड़ के यहाँ गया, फिर यहाँ से दूसरा घोड़ा जो है 4 मील तक दौड़ेगा, फिर ये तीसरा घोड़ा जो है 4 मील तक दौड़ेगा। तो इस तरह जो है, ठीक ना, आज के जमाने में हम उसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड पोस्ट बोलते हैं। ठीक ना, उसे ही पहले क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत में बोलते थे हम लोग कौन सी, उल्लुक। क्या बोलते थे, उल्लुक बोलते थे। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग है, विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। विभाजन जब हुआ तब उड़ीसा के जो है टोटल जो है 26 कहते 26 टुकड़े थे, 26 कहते इसलिए प्रांत थे। ठीक है, और इस 26 प्रांत को जो है एकत्र करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके तहत तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत ये क्या होता है, तो सभी जो भी प्रांत था उस प्रांत को इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि आप जो है इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम जो है अपने प्रांत का विलय, ठीक ना, भारत के संघ में करना चाहते हैं। ठीक है, इसे कहा गया विलय पत्र। ठीक ना, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इसे एकीकरण, भारतीय एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए, कौन सा कार्यक्रम 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंचने से कार्यक्रम 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। देखिए, यदि हम बात करें हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी है, इनके सबसे अच्छे जो मिशन लगा हमको और जो पूरा भी हुआ, ठीक है, इसका लक्ष्य भी रखा गया 2024 तक। और 2024 तक भारत के हर एक गली, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला में जो है हर घर नल परियोजना के तहत जो जल पहुंच गया। ठीक ना, इसे जल जीवन मिशन, इसका क्या था, ये लक्ष्य था।
जल जीवन मिशन। क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है। भारत में जनसंख्या वितरण बात करें तो भारत में जनसंख्या जो है सभी क्षेत्रों में समान नहीं है, रेगिस्तान क्षेत्र में अधिक नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में सघन नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और असमान जिसमें क्षेत्रों में क्या होती है, ये क्या है, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसके कुछ पैमाने हैं, जैसे बेहतर जलवायु, जहां पे अच्छा क्लाइमेट होगा वहां पर अधिक लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे। जल की उपलब्धता, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि मानव को या जो भी जीव जंतु है, ठीक है, उसे यदि जल की उपलब्धता सही से हो तो वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और जहां जल ही नहीं हो तो वहां जीवन क्या है, ये दुर्लभ है, ठीक है। तो पहला कौन चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, जल की उपलब्धता अधिक होना चाहिए, आर्थिक अवसर, उससे रोजगार का भी अवसर होना चाहिए, और बुनियादी ढांचे, ठीक है। तो जहां पर ये चीज चारों चीज रहेगा वहां पर जो है अधिक से अधिक क्या होगा, लोग बसेंगे, तो वहां पे क्या होगा, सघनता होगा। और ये चीज जो है कहां पे होता है, तो ये होता है मैदानी और तटीय क्षेत्र पर। तटीय क्षेत्र पर सबसे अधिक क्या होते हैं, सघन आबादी होते हैं, जबकि रेगिस्तान में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सघन नहीं होता, यहाँ पे विरल जनसंख्या होता है, बहुत कम जनसंख्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए और समान क्षेत्रों में भिन्नता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफाई के गुणों में सुधार करने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट प्रतिक्रिया में किस एसिड का उपयोग किया जाता है। बात करें, यदि हम बात करें सफाई गुणों में मतलब अच्छी तरह से सुधार हो, ठीक है, तो डिटर्जेंट को जो है गाढ़ा करने के लिए इसमें एक गैर आयनिक डिटर्जेंट है, उसका नाम कौन सी है, एस्टियरिक एसिड। ये जो है इसका उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो, इससे क्या होता है, इमल्सीकरण जो है बढ़ता है, और जैसे ही इमल्सीकरण बढ़ेगा सफाई का होगा, बेहतर होगा। और जिसमें इमल्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम होगा तो वहां सफाई कम होगा। तो ये इसका राइट आंसर सही है। अपने 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग, याद रखिएगा, विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिन्होंने 2024 में सही प्रारूपों में 1659 रन बनाए, वो कौन है, स्मृति मंधाना, इसका ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा, फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की है, तो वो कौन है, वो बात करें हम, ये हरियाणा का, हरियाणा की जो है फरीदाबाद में पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य है वैक्सीन और संक्रामक रोगों पर क्या कार्य करें, ठीक ना, अधिक से अधिक वैक्सीन का निर्माण करें और संक्रामक रोगों पे किस तरह से उसे रोक लगाएं, ठीक ना, और इसकी जो सरल उपाय हैं उस पर काम करने का प्रयास जो है ये करेंगे कौन, फेरेट अनुसंधान सुविधा करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास, क्या नाम है, युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले अमेरिकी सेना का दल निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है। देखिए इससे पहले जो है क्या था, सिर्फ युद्ध अभ्यास का नाम रहता था, ठीक है ना, नॉर्मडिक हो गया, उसका जो है खंजर हो गया, ठीक है ना, इस तरह का जो अभ्यास है खाली पूछता था क्वेश्चन में कि ये अभ्यास जैसे मान लीजिए खंजर अभ्यास जो है किस दो देश के बीच हुआ, ठीक है ना, या ये देश के बीच जो है कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि इसमें अमेरिकी सेना का कौन सा दल इसमें भाग लिया वो पूछ रहा है, इसलिए आपको युद्ध अभ्यास को भी जो है अच्छे से आपको कवर करना है। और युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, ठीक है, हर एक स्क्रिप्ट में, और इसका एक सेपरेट वीडियो हमने 50 मिनट शो का जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दी है, उसे जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हमने 50 मिनट्स में ही प्रयास रहा है 50 मिनट के अंदर ही आपको कंटेंट के साथ जो है आपको क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए युद्ध अभ्यास जो है जो कहाँ पे, तो अमेरिका और भारत के बीच हुआ, अमेरिका और भारत के बीच हुआ, नाम कहता है युद्ध अभ्यास, का नाम तो उसका नाम ही है क्या, युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। तो इसमें जो है अमेरिकी सेना का जो है 11वीं एयरबोर्न डिवीजन इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। ये कहाँ पर हुआ, ये राजस्थान में हुआ, कहाँ पे, राजस्थान में। भारत में हरित क्रांति का प्रथम लाभार्थी कौन सा राज्य बना, ये बात करें, हरित क्रांति का सबसे अधिक जो लाभ है वो पंजाब के किसानों को हुआ। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में ये कृषि कार्यक्रम ये आरंभ हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि उच्च उपज वाली किस्म HYV के बीजों, उर्वरकों और उन्नत सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके
खाद्य पदार्थों को क्या करें, बढ़ाएं। मतलब कि ये जो है अच्छे किस्म का जो है बीज लेके, उर्वरक और अच्छी तरह से सिंचाई करके और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्पादन क्या हो उसको बढ़ाएं, उत्पादन को बढ़ाएं। और इसके जनक की बात करें, हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक जो है कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। और वही बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जो है श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक ना, तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। दोनों पॉइंट काफी क्वेश्चन में, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट जो है। ठीक ना, जनक क्रांति के जनक। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट तत्व के रूप में है। ये देखिए, ये जो है दोनों क्या है, एक्टिनाइट और एल्थेनाइट, ये दो ग्रुप है। ठीक ना, यहाँ देखिए थोरियम क्या है, थोरियम जो है क्या ये एक्टिनाइट तत्व के समूह के ये तत्व कौन सा, थोरियम, इसका ये राइट आंसर है। कानूनी मेट्रोलॉजी समान नियम 2011 के तहत वाहन की गति को मापने के लिए रडार उपकरण को उपयोग के नियमों को किस विभाग ने अधिसूचित किया है। ये कौन है, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले वाला विभाग। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है। हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी क्या होगा, ये पूर्वोत्तर क्या होगा, पूर्वोत्तर श्रेणी होगा। जो कि यहाँ बात करें ये क्या, यहाँ पर जास्कर श्रेणी, ठीक ना, जास्कर है, यहाँ पे पीपलदल है, ये जो एरिया है लद्दाख, यहाँ पे क्या है जास्कर और पीपलदल है। यहाँ बात करें यहाँ क्या, यहाँ धौलाधार और ये कहा यहाँ पे शिवालिक है। ठीक है, क्या बोला कि कौन सी हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है, तो कौन सा होगा, वो पूर्वांचल श्रेणी, ये इसका राइट आंसर है। जो कि जास्कर कहाँ है, इधर लद्दाख में, धौलाधार यहाँ पे, ठीक है ना, और ये शिवालिक इधर। भीमबेटका का सेल आश्रय तो हासिक गुफा चित्रों के लिए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि जानते हैं भीमबेटका ये सेल आश्रय जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण और वन जीवों के संरक्षण का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। पर्यावरण और वन जीवों के संरक्षण से संबंधित दो आर्टिकल है भारतीय संविधान में। एक आर्टिकल 48A जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और एक है आर्टिकल 51A का जी। ठीक ना, 48A जो है ये पर्यावरण और वन जीव का संरक्षण से संबंधित कौन सा 48A है। जबकि वही बात करें आर्टिकल 51A जो है ये प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना इनका उद्देश्य माना गया, इसका मौलिक कर्तव्य माना गया। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों को उपयोग नहीं करता। ठीक है, देखिए क्या है, विंडोज किसमें, लैपटॉप में रहेगा, एंड्रॉइड किसमें, तो एंड्रॉइड जो है किसके लिए है, टैबलेट और फोन के लिए, टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए क्या होता है, एंड्रॉइड होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए कि बुद्ध के पूर्वजन्मों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से आता है। तो बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानी जो है ये किसका नाम क्या है, जातक, कौन सी जातक कथा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति देने वाला कानूनी दस्तावेज कौन था, वो था विलय का साधन, विलय पत्र। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इस चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 इसके तहत जो है सीएम मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करेगा, राज्यपाल करेगा। कब, जब विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें जो बहुमत दल के नेता होंगे उससे ही सीएम पद पर ये क्या करेंगे, इसका निर्वाचन करेंगे। कौन, भारत के राज्यपाल। मतलब यहाँ ओवरऑल देखिएगा, ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो है ये विधानसभा की, किसकी, राज्य विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ये हम बात करें सबसे अधिक जो चाय की खेती होता है कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, मतलब उत्तर बंगाल और असम में। ये जो असम का एरिया है, असम का ये एरिया जो है यहाँ जो दिख रहे हैं ये असम का एरिया, और बंगाल कहाँ का, बंगाल का जो है बंगाल, ठीक है ना, यहाँ पर जो है सबसे अधिक चाय की खेती होता है। यह असम और उत्तर बंगाल, इसका राइट आंसर। सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षण का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है। सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षण का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम है FLN एक्सेल, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत
समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अंतर पीढ़ीगत समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए मतलब कि भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करके हम जो है अपने संसाधन का क्या करें, उचित रूप से उपयोग करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य कैंसर के खिलाफ अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है। ठीक है, यहाँ देखिए कि ये क्या है, थेरेपी है ल्यूकेमिया, जिससे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर के लिए प्रभावी हो। ठीक है ना, ये क्या है मतलब कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्या है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन है कि कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया? तो कौन थे? बेलफास्ट। और बेलफास्ट में ही एक हॉलीवुड मूवी है, देखे होंगे, टाइटैनिक का निर्देशन यहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है? उत्तराखंड सरकार ने। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? वो है डॉक्टर पूनम गुप्ता। यदि बात करें RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1925 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? श्री देशमुख थे। बात करें RBI के प्रथम गवर्नर जो कहते हैं अंग्रेज, वो कौन थे? सर ऑसबर्ट स्मिथ। ये पहले गवर्नर था, ये क्या है? पहले भारतीय गवर्नर था। कौन? CD देशमुख। और वर्तमान कौन है? इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका कार्य जो होता है मुद्रा छापना, बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करना और विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करना और मौद्रिक नीति तैयार करना, ये जो है RBI का काम। नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत भारत UK द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति प्रमाणित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? कितना है? 50% इसका प्रमाणित वृद्धि दर। किसी राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी को बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, और क्या होते हैं? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। और इसकी नियुक्ति बात करें, इसका नियुक्ति जो है करता है राज्यपाल करता है। किसके तहत? तो आर्टिकल 165 के तहत करता है। और ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण, ये 2 आर्टिकल जो काफी महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि आर्टिकल 165 के तहत जो है राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी का नियुक्ति होता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि भारत के मतलब केंद्र के जो है महाधिवक्ता आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। दोनों ये जो है याद रखिएगा। चलिए, और आज लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड, देखिए जो भी योजना है, जो कार्यक्रम है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा 15 मिनट शो के अंतर्गत। वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको जो है हर एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। साथ में कौन था? हरदीप सिंह पुरी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास जो इसी तरह से आएगी और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है 45 क्वेश्चन दें। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस का अधिक से अधिक क्वेश्चन है, ताकि आगामी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें जो छात्र बैठेंगे उसके लिए काफी हेल्पफुल है। हम वो मेंटोर नहीं है,